देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना रहता हम लोगों को। एक तो इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो रहेगा इसमें इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी विशेषताएं क्या है। तीसरा है इसमें इसके प्रकार से संबंध में। प्रकार जो रहेगा इसमें एक आपका रहेगा जीएमटी, आईएसटी और आइडियल। और इसके बाद रहेगा समय की अवधारणा। समय की, ये चार चीजें यहाँ से रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना रहता है। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। परिभाषा है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ आपका, इसकी परिभाषा क्या है। विशेषताओं की बात करें तो इसकी मूल विशेषताएं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करके पूछता है कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि देशांतर रेखाओं से संबंधित होती हैं। प्रकार की बात करें तो यहाँ से देखिए जीएमटी से भी क्वेश्चन आते हैं, आईएसटी से भी आते हैं और आइडियल से भी आते हैं, तीनों से क्वेश्चन से आते हैं। और ये समय की अवधारणा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ए टाइम, कि कैसे इससे यानी कोई देश है अपने समय का निर्धारण करता है। देशांतर रेखाओं का ये इंपॉर्टेंस है, या ये कह सकते हैं यहीं से इसका एक महत्व के बारे में पता चल जाता है। ये इंपॉर्टेंस क्या होता है, कि क्यों इसको जानना जरूरी होता है, कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंस आता है कि इससे एक हम लोग समय के बारे में क्लियर यानी जानकारी प्राप्त करते हैं, कि किसी भी देश का जो समय होता है मानक समय, वो इसी पर आधारित होता है। तो इतने चीज़ों को लेकर के हम लोगों को पूरे क्लियर पढ़ना है। परिभाषा की बात करें हम लोग तो परिभाषा में देखिए क्या है कि जनरली कहा जाता है ऐसी रेखाएं जो वर्टिकल होती है, इस तरह से। कैसी है? वर्टिकल या लंबवत कह सकते हैं हम लोग। ऐसी रेखाएं जो लंबवत होती हैं तो उसी को कहा जाता है देशांतर रेखा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी रेखाएं जो नॉर्थ टू साउथ, या इसी को और डिटेल कह दें, ऐसी रेखाएं जो नॉर्थ और साउथ को यानी आपस में मिलाती है। या और इसे कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो ध्रुवों को आपस में ज्वाइन करती है। ध्रुवों को मिलाती हैं, उसी को यानी देशांतर रेखा कहते हैं। एक तो ये जनरल परिभाषा हो गई जो छोटे से बच्चों को यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं। भूगोल में जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वहां पे देखिए क्या कहा जाता है कि जो प्रधान यमोत्तर रेखा होती है, प्रधान यमोत्तर रेखा, तो प्रधान यमोत्तर के सहारे पूरब या पश्चिम, यानी प्रधान यमोत्तर के सहारे या तो पूर्वी गोलार्ध या तो पश्चिमी गोलार्ध में जो कोण बनाया जाता है, जो वहां पे कोण बनाया जाता है, पूरब या पश्चिम में खींची गई जो कोणीय दूरी होती है, कोणीय दूरी को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा, ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक, तो भूगोल के अंतर्गत जो परिभाषा आपकी यही आपकी प्रयोग होती है, ये कि प्रधान यमोत्तर के सहारे पूरब या पश्चिम में खींची गई कोणीय दूरी को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब बात आती है यहाँ पे एक जो वर्ड आया है इसमें कि एक तो प्रधान यमोत्तर रेखा ही है ये, और दूसरा है पूरब और पश्चिमी गोलार्ध आया है, और तीसरा आपका है एंगुलर डिस्टेंस आया है। इन तीनों को समझ लेते हैं क्या होता है इसमें, कि जैसे मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को बीच में से अगर काट दिया जाए तो एक अर्धगोले की
आकार की ऐसी आकृति बन जाती है, ये कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। अब इसमें देखिए कई चीज यहाँ से नजर आएगी आपको, कि एक तो चीज आपको ये नजर आती है कि ये जो आपका इस तरह से ये वाला पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसे कहा जाएगा भूमध्य रेखा कहते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसी भूमध्य रेखा के सहारे इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है ये। और दूसरा चीज देखिए क्या इसे मिलेगा आपको, कि इसका एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, केंद्र बिंदु मिल जाएगा ये, ठीक। और इसी केंद्र बिंदु से एक तरफ इधर होगा आपका जो कि ईस्ट हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा ये आपका ये वेस्ट हो जाएगा ये। और ये जो रेखा जा रही है, इसी रेखा के सहारे यानी पैरेलल, यानी देखा जाए आपका क्या मिल जाएगा आपको, प्रधान यमोत्तर रेखा मिलता है आपको ये। अब इसी को कहा गया है कि प्रधान यमोत्तर के सहारे पूरब या पश्चिम खींची गई कोणीय दूरी, पूरब या पश्चिम खींची गई कोणीय दूरी। जैसे मान लीजिए कि अब यहां से अगर हम लोग कोई कोण बनाते हैं, कोण बनाया गया 30 डिग्री का, 30 डिग्री का यहां से हम लोगों ने इसको कोण बनाया भी है। अब जिस पॉइंट पर ये यहाँ पे टच किया है भूमध्य रेखा पर, इसी को क्या करेंगे हम लोग, ध्रुवों से मिला देंगे इसको, और ये जो रेखा मिलेगी इसे कहा जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार है कि सेंटर से फिर देखिए हम लोगों ने प्रधान यमोत्तर के सहारे कोण बनाया, और कोण बनाया मान लीजिए 60 डिग्री का, और फिर इसको हम लोगों ने ध्रुवों से ऐसे मिला दिया, और ये हमें क्या मिल जाएगा आपको, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पे ये जो आपको मिलेगा ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और इसी के ठीक बैक साइड में देखा जाए जो हमको दिखाई नहीं देगा, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये क्या मिलेगा, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 150 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा ये। तो इस प्रकार यानी हमारे ग्लोब पर ये रेखा ये खींची गई हैं। तो पूर्वी गोलार्ध में ये हो गया। इसी प्रकार ठीक हम लोग चलते हैं पश्चिमी गोलार्ध में भी चलते हैं इसी प्रकार। अब पश्चिमी गोलार्ध में हम लोग यहाँ सेंटर से कोण बनाते हैं 30 डिग्री का, और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग ध्रुवों से मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएगा। फिर यहाँ से एंगल बनाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये हो जाएगा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, और ये होगा आपका 120 डिग्री पश्चिमी, और यहाँ पे 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा ये। तो इस प्रकार यानी हमारे ग्लोब पर ऐसे ऐसे यानी देशांतर रेखाएं ये खींची गई हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई यहाँ से कि पृथ्वी के केंद्र से प्रधान यमोत्तर के सहारे पूरब या पश्चिम खींची गई कोणीय दूरी को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये अब बात आती है कि अगर हम लोग एक एक डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ पे एक एक डिग्री का अगर कोण बनाते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से बनाना शुरू करें, ये क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री पूरब, यहाँ क्या होगा आपका 2 डिग्री पूरब होगा, और ऐसे बनाते चले जाएं, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 179 डिग्री पूरब मिलेगा आपको ये। और ठीक इसी तरह से अगर पश्चिम की तरफ चलें तो पश्चिम की तरफ भी बिल्कुल यही सेम आएगा। यहाँ आपको मिलेगा 1 डिग्री पश्चिम, यहाँ आ जाएगा 2 डिग्री पश्चिम, और यहाँ पे जब करेंगे हम लोग तो 179 डिग्री पश्चिम हो जाएगा। और यहीं से देखिए फिर इसकी विशेषताएं अब निकलना शुरू हो जाएगी फिगर से ही। देखिए पहली विशेषता देखिए क्या निकलेगा कि अगर एक एक डिग्री के अंतराल पे हम लोग यहाँ पर देशांतर रेखाओं को ड्रा करते हैं हम लोग, तो पूरब में कितने ऐसे देशांतर मिलेंगे जिसके साथ है ईस्ट लिखा रहेगा, तो उत्तर क्या मिलेगा आपको 179 ऐसे होंगे जिसके साथ क्या लिखा रहेगा ईस्ट लिखा रहता है। और इसी तरह से पश्चिम में करें तो 179 ऐसे मिलेंगे जहां पर क्या मिलेगा वेस्ट लिखा रहेगा।
और दो ऐसे देशांतर होंगे जिसके साथ ना तो ईस्ट लिखा होता है ना तो वेस्ट लिखा होता है। वो कौन सा होता है? 0 डिग्री और ठीक अपोजिट उसके 180 है। तो और सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 360। तो एक विशेषता तो ये मिल जाती है कि एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतरों की संख्या पूछी जाए कितनी हो जाएगी, तो क्या बताएंगे? 360 देशांतर होते हैं। कितने हैं? एक एक डिग्री के अंतराल पर हैं। कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 हो जाती है ये। फिर बात आती है कि अगर हम लोग यहाँ से अपोजिट देशांतर निकालना चाहें, विपरीत देशांतर, तो यहाँ से देखिए फिगर से एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि 30 डिग्री ये है आपका, ये इसके अगर अपोजिट देखा जाइए तो कौन सा देशांतर नजर आ रहा है? 150। 0 डिग्री है, इसके अपोजिट 180। 60 डिग्री है, इसके अपोजिट 120। मतलब क्या हुआ कि अपोजिट देशांतरों का योग हमेशा कितना होता है? 180 होता है। देखिए यहाँ से योग करना चाहें तो 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। 60 प्लस 120 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष में आया कि विपरीत देशांतरों का योग हमेशा कितना होता है? 180 होता है। विपरीत देशांतर का योग 180 होगा आपका, ये दूसरा ये हो गया ये। अब यहां से देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई भी देशांतर दे दिया जाए और कह दिया जाए उसका विपरीत देशांतर ज्ञात कीजिए, जैसे क्वेश्चन आया है कि 30 डिग्री पूरब के जस्ट विपरीत कौन सा देशांतर होगा, तो 180 में से इसको घटा दीजिए, 180 में से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? 150। दिशा है वो चेंज हो जाएगी, गोलार्ध वो चेंज हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर कह दिया जाए कि 50 डिग्री पश्चिम के ठीक विपरीत कौन सा देशांतर होगा, तो 150 180 में से 50 घटा दीजिए, कितना जाएगा? 130। क्या लिखेंगे? पूरब। इस तरह से यानी हम लोग विपरीत देशांतर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि सर ये बताइए कि 69 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ठीक विपरीत कौन सा होगा, निकल जाएगा? 111 111 डिग्री पूरब। मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी देशांतर दिया रहे उसके ठीक विपरीत यानी क्या होगा, उसके यानी हम लोगों को पता चल जाएगा। या ये कह सकते हैं, एक दूसरी चीज है कि विपरीत देशांतर पर क्या होगा, जो टाइम का डिफरेंस होगा आपका वो 12 घंटे का अंतर होता है। एक ये निष्कर्ष आ गया कि अगर मान लीजिए कि 69 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो ठीक इसके विपरीत देशांतर पर उसी समय क्या होगा आपका? रात्रि के यानी 12 बजेंगे। यानी एक ये क्लियर हो गया मोटा मोटा। ठीक, तो मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति ठीक यानी कहीं पर खड़ा है किसी देशांतर पर, उसके ठीक विपरीत देशांतर पर क्या होगा? जस्ट यानी उसका यानी 12 घंटे का बैक वाला टाइम हो जाएगा। यानी एक ये निष्कर्ष है। हाँ, अब पीछे का कि आगे का है 12 घंटे, आप घटा दीजिए बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे दिन है तो उधर रात है, उधर रात है तो इधर दिन होगा, अपोजिट चलेगा वो। ठीक, तो इस तरह से यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी इससे यानी एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विपरीत देशांतर का ठीक टाइम क्या हो जाएगा, आपको आसानी से ज्ञात हो सकता है, आसानी से। जैसे भारत की बात करें 82.5 डिग्री, ठीक है, तो भारत है जो देखा जाए तो अमेरिका का जस्ट अपोजिट में जाएगा वो, तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस यानी पाया जाता है ये। इस तरह से यानी भारत का एक मोटा मोटा हम लोग निकाल लेते हैं ये। ठीक, अब हमारी पृथ्वी जो घूम रही है, पूरा जो एक मोमेंट है ये, इसको यानी मूव करने में जो टाइम लगता है कितना लगता है? 24 घंटे लग रहा था ये। यानी ये कह सकते हैं कि 360 देशांतर घूमने में कितना समय लग रहा था इसको? 24 घंटे का समय लग रहा था। या ये कह सकते हैं 24 गुणे 60 मिनट कर सकते हैं ये।
इतने समय में क्या होगा कि पूरा एक रोटेशन ये कंप्लीट कर जाता है ये। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा था, निकाल सकते हैं हम लोग। 24 मल्टीप्लाई 60 और डिवाइड बाय 360, सॉल्व हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 वन जा 6, 6 6 जाइए 1 जाए, कितना जाएगा 4 मिनट यानी लग जाएगा आपको। मतलब क्या है कि कभी भी एक देशांतर अगर घूमना हो तो यहाँ पर क्या होगा, 4 मिनट का समय लगता है ये। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 15 देशांतर घूमने में कितना हो जाएगा, 60 मिनट या 1 घंटा हो सकता है। या 30 देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगता है ये। तो यानी यहां से देखिए क्या है, एक चीज ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट और 30 डिग्री घूमने में कितना लग जाता है आपको, 120 मिनट का समय लगता है। और इसी के आधार पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम की अवधारणा ये चलती है ये। अब हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, तो उत्तर क्या होगा आपका, इस दिशा में है, पश्चिम से पूरब है। कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो मतलब क्या हुआ कि जो पूर्वी गोलार्ध होते हैं इधर सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम में सूर्योदय बाद में होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इधर का समय आगे होगा और इधर का समय क्या होगा, पीछे होगा। और यही कारण है कि इस प्रधान यमोत्तर रेखा से राइट हैंड साइड जाने पर घड़ी के सुई को हम लोग आगे करते हैं और इसके बैक हैंड साइड जाने पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पीछे करते हैं। यानी यहाँ से एक निष्कर्ष क्या आएगा कि जो प्रधान यमोत्तर रेखा होती है उसके दाहिनी ओर जाने पर घड़ी की सुई को हमेशा क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे। कितना आगे बढ़ाएंगे वो इस आधार पे चलेगा, 1 डिग्री पर 4 मिनट, 15 डिग्री पर 1 घंटा और 30 डिग्री पर 120 मिनट के आधार पे क्या करते हैं हम लोग, आगे करते हैं। और इसी तरह से इसके यानी बैक साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये पीछे करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये सारी विशेषताओं से कोरिलेटेड होगा ये सारा चीज। अब इसी में देखिए जो एक चीजें हम लोग को पढ़ना है कि प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं ये। हाँ, एक चीज और है, हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी देशांतर रेखा की लंबाई अगर निकालनी हो, किसी भी देशांतर रेखा की जो लंबाई होती है वो भी निकाल सकते हैं आसानी से हम लोग। कि प्रधान यमोत्तर रेखा की लंबाई हम लोग निकाले थे, कितना था, 20,004 किलोमीटर प्रधान यमोत्तर। तो सभी देशांतरों की जो रेखा की लंबाई होती है प्रधान यमोत्तर रेखा के जस्ट बराबर होती है बिल्कुल। मतलब अगर किसी का भी देशांतर रेखा की लंबाई कह दिया जाए कि सर 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की लंबाई कितनी होगी, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की लंबाई कितनी होगी, सबकी लंबाई क्या हो जाती है आपकी, ये बराबर हो जाती है ये। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होता है ये। फिर इसके बाद देखिए एक चीज और यहाँ से निष्कर्ष में आता है कि कभी भी दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं दूरी अपने आप कम होती चली जा रही है। तो यहाँ से एक चीज और निकाला जा सकता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का अगर देशांतर की बात करें कितने यानी किलोमीटर की दूरी है, इसको भी आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, कि पूरी लंबाई आपकी कितनी है, 40,076 किलोमीटर। और इसी 40,076 किलोमीटर को हम लोगों ने कितने देशांतरों बांटा है, 360 देशांतरों में डिवाइड कर दिया है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी निकल आती है भूमध्य रेखा पर। जब इसी को सॉल्व करते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि 111.32 कितना जाएगा, 111.32 किलोमीटर, यानी ये टोटल आपको डिस्टेंस मिल जाती है। कि भूमध्य रेखा पर किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच की दूरी अगर कह दिया जाए कितने किलोमीटर होती तो उत्तर क्या होगा, 111.32 किलोमीटर होती है। फिर क्या बात आती है, क्या ये देशांतर सर सब जगह पे इक्विवेलेंट होता, तो उत्तर कहेंगे नहीं, सब जगह पे इक्विवेलेंट नहीं होता। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम लोग साउथ की तरफ जाते हैं ये देशांतर के बीच की दूरी क्या हो जाती है आपकी, कम होती चली जाती है ये। ठीक है ना।
तो इतनी ये सारी इसकी विशेषताओं से कोरिलेटेड हो गया था। अब आगे जो देखते हैं हम लोग इसमें कि मुख्य रूप से इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं ये। प्रमुख देशांतर रेखाएं, प्रमुख देशांतर रेखाएं। इसी को एक हम लोग देखते हैं जीएमटी रेखा, एक हो जाएगा आपका आईएसटी रेखा, और एक रेखा हो जाएगा आपका आइडियल रेखा। तीन भागों में से डिवाइड कर लेंगे। जीएमटी की बात करें हम लोग, तो जीएमटी को कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। या हिंदी में कहते हैं इसी को प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं इसी को। प्रधान यमोत्तर रेखा के नाम से कहा जाता है। या इसी को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। फिर बात आती है कि ये देशांतर रेखा है जो कुल कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। अगर महाद्वीप की बात करें तो कौन कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो उत्तर क्या होगा आपके 4 महाद्वीपों से होकर के गुजर रही है। फिर नाम पूछ लिया जाता कौन कौन सा है, तो एक तो हो जाएगा आपका आर्कटिक है, और सॉरी आर्कटिक तो महासागर हो जाएगा, अंटार्कटिक। तब यहाँ पे संख्या कम हो जाएगी आपकी ये। एक इसी में महाद्वीप हो जाएंगे आपके अंटार्कटिक महाद्वीप, तब 3 महाद्वीप हो जाएगा आपका अंटार्कटिक है। दूसरा हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा हो जाएगा आपका ये यूरोप महाद्वीप। 3 महाद्वीपों से होकर के गुजर रही है ये। फिर बात आती है सर ये कितने महासागरों से होकर के गुजरती है। महासागरों की बात करें तो एक होगा आपका आर्कटिक महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, और तीसरा आपका है दक्षिणी महासागर। 3 महासागरों से होकर के गुजरे, 3 महासागर और 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है ये। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें देखा जाए तो अंटार्कटिक से कोई ज़्यादा उतना लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि निर्जन महाद्वीप है ये, इसलिए वहाँ पे जब मानव वास ही नहीं करता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, अफ्रीका और यूरोप हो जाता है ये। ठीक। इसको एक हम लोग मैप पे भी देख सकते हैं इसको। धुंधला धुंधला।
तो यहां से देखिए हम लोग, ये जो रेखा आ रही है इसी को कहा जाता है जीएमटी रेखा। इसे क्या नाम दिया जाता है? जीएमटी रेखा नाम दिया जाता है। अब इसी को देखा गया कि एक आपका है महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप इधर है, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और साउथ में क्या हो जाएगा आपका ये अंटार्कटिका महाद्वीप, जहां से ये पास कर रही है। महासागरों की बात करें, इधर है आपका ये आर्कटिक है, ये है अटलांटिक, और ये है आपका है सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, यानी इन महासागरों से होकर के गुजर रही थी। अब यहाँ अगर देशों की बात करें हम लोग कि किन किन देशों से होकर के गुजरती है ये, तो यूरोप महाद्वीप ये है, और यहाँ से देखा जाए तो एक आपको यहाँ देश मिलेगा, ये क्या नाम है इसका? ब्रिटेन। यूके से होकर के गुजर रहे हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रांस, ये फ्रांस से भी होकर के गुजरती है ये। तीसरा देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको स्पेन, तो तीन देश आपको मिल जाते हैं जो कि यूरोप के महाद्वीप से होकर के गुजर रही है आपका ये। ब्रिटेन, फ्रांस, और क्या आपका स्पेन। राजधानी की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन। लंदन देखिएगा बिल्कुल इसी पर आपका है ये, जहाँ पे टेम्स नदी है वहीं से होकर के गुजर रही है। मैप में भी देखिए नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, कि टेम्स नदी से होकर के गुजर रही है। अब यहाँ पे देखिएगा जो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी, वहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके किधर यानी जाएगा, तो क्या आएगा आपका? पेरिस है, राइट हैंड साइड आपका ये, कि पेरिस से आपका जो है कुछ यहाँ पे आएगा ये। पेरिस। और इसी प्रकार है स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड किधर चला जाएगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा आपका ये। मैड्रिड यानी इधर हो जाएगा। तो मतलब देखिए क्या हुआ कि अगर पेरिस की अगर टाइम लाइन निकालना रहेगा, वहाँ का समय निकालना पड़ेगा, तो इस रेखा से यानी पेरिस की तरफ जाएंगे तो घड़ी की सुई को क्या करना पड़ेगा? आपको आगे करना पड़ेगा। और मैड्रिड की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? पीछे यानी करना पड़ेगा। इसी सिद्धांत का यानी हम लोग अनुपालन करेंगे ये। और इसके बाद देखा जाए कि यहीं पर एक आपको छोटा सा देश और मिलता है, अंडोरा, बहुत ही छोटा सा है। अंडोरा ला विल्ला इसकी राजधानी हो जाएगी। ये थोड़ा सा हट करके बिल्कुल यहाँ पे है अंडोरा। अंडोरा एक छोटा सा देश है ये। इस देश की कई कई विशेषताएं हैं ये। पहली विशेषता देखिए क्या है कि अंडोरा की जो स्थिति है वो दोनों की सीमा पर है ये। किसके किसके? फ्रांस और स्पेन, दोनों की क्या है? सीमाओं पर ये स्थित है। दूसरी विशेषता देखिए क्या है, इसकी जो राजधानी है वो एक पर्वत पर स्थित है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपका एक पर्वत पाया जाता है, पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज
पर्वत, वहां पे ही आपका ये पाया जाता है। और पिरेनीज पर्वत पर ही आपके अंडोरा की राजधानी है, अंडोरा ला विले आपका ये स्थित है ये। तो अंडोरा जो पर्वत है, सॉरी पिरेनीज पर्वत है, उस पिरेनीज पर्वत से होकर के रेखा गुजर रही है, ठीक है ना, पिरेनीज के पर्वत से भी होकर के गुजरती है ये। और इसके बाद ये रेखा आ जाती है भूमध्य सागर में आ जाती है फिर, और भूमध्य सागर के बाद फिर ये प्रवेश कर जाती है कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती हैं। और जब अफ्रीका में देखिए प्रवेश कर रही हैं, तो इसमें एक आपका देश है अल्जीरिया। यहाँ पे एक देश, इसका नाम क्या है, अल्जीरिया। अल्जीरिया, अल्जीरिया की विशेषता देखिए क्या है कि वर्तमान समय की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ये। तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजर रही है आपके अल्जीरिया से, ठीक। अल्जीरिया की राजधानी देखिएगा आपका है अल्जीरियस, है ना, अल्जीरियस। और अल्जीरियस की लोकेशन अगर देखा जाए तो इसके राइट हैंड साइड मिलेगा, अल्जीरियस। फिर अल्जीरिया के बाद अगला जो देश आता है आपका माली। और माली की कैपिटल आपका है, जो कि उसके अगर देखा जाए तो बमाको, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा आपको ये, बमाको। बमाको के क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा ये। माली के बाद अगला जो देश है आता है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। और बुर्किना फासो की अगर कैपिटल देखिएगा तो हाँ, वागा दोगू, ठीक, वागा दोगू। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड भी पड़ेगा आपका ये, वागा दोगू। वागा दोगू के लेफ्ट हैंड है। और लास्ट में आपका देखिए जो पड़ जाता है आपका घाना। घाना किसकी कैपिटल है आपकी, तो घाना से अक्रा, घाना। और घाना की राजधानी है अक्रा। अक्रा बिल्कुल देखिए इसी की रेखा पर है आपके स्थित है। और अक्रा में एक झील आपका पाया जाता है, पोल्टा झील। और इन्हीं से क्वेश्चन खूब आपके पूछे जाते हैं ये सारी चीज़, है ना। तो इसी को यानी जो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, इसी को एक आउटलाइन करके यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेते हैं इसको। देखिए जो हम लोग पढ़े थे जीएमटी के बारे में, ऐसे जीएमटी के बारे में। तो क्या क्या देखिए हम लोगों ने पढ़ा यहाँ से कि एक तो यहाँ पे इसका महासागर है, उसका नाम क्या है, आर्कटिक महासागर। दूसरा आपका है यूरोप महाद्वीप। और तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा अफ्रीका, अटलांटिक है महासागर। फिर उसके बाद दक्षिणी महासागर। और उसके बाद क्या आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप। इतने क्षेत्रों से होकर के गुजर रही थी ये। फिर इसके बाद यूरोप महाद्वीप की बात देखा गया, तो यहाँ पे कुछ देशों के बारे में देखा गया, कौन कौन से देश मिले हम लोगों को। तो एक मिला आपका यूके मिला, दूसरा क्या मिलता है आपका
फ्रांस, और जो तीसरा मिलता है स्पेन। ये 3 चीज आपको मिलाई है। यूके की राजधानी देखा जाए, लंदन, इसी रेखा के तट पर स्थित है ये। फिर फ्रांस की राजधानी देखा जाए तो क्या मिला हम लोगों को? पेरिस। राइट हैंड साइड। स्पेन की राजधानी कहाँ मिली? मैड्रिड। और इन दोनों की सीमाओं पर एक देश मिला था, उसका नाम क्या था? अंडोरा। और अंडोरा की राजधानी क्या थी? अंडोरा ला अंडोरा ला वेला। अंडोरा ला वेला। और कौन सा वो पर्वत था जहाँ पे पाया जाता था? पिरेनीज पर्वत ही है। इतनी चीज यहाँ पे हम लोगों ने दिखाई है। फिर इसके बाद अफ्रीका की बात करें हम लोग, तो अफ्रीका के किन किन यानी महाद्वीपों से होकर गुजर रही थी? महाद्वीप के कौन कौन से देश थे? एक मिला था आपको अल्जीरिया, दूसरा जो देश मिला था अ, माली, माली। तीसरा था आपका बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। और चौथा था आपका घाना। 4 देशों से होकर के गुजर रही थी ये। और अल्जीरिया की राजधानी थी अल्जीरियस, वो आपका राइट हैंड साइड था इसके। अल्जीरियस। और इसके बाद माली देखिए आपका था यहाँ पे, और माली की राजधानी थी बमाको, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड था ये। और फिर आपका बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो की जो राजधानी थी वागा दोगू, वागा दोगू। ये भी आपका इधर पड़ जा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पड़ जा रहा था। वागा दोगू। और लास्ट में आपका मिला था आपका राजधानी, घाना की राजधानी थी अक्रा। ठीक। अब यहाँ से देखिए एक निष्कर्ष क्या आया कि दो का टाइम बिल्कुल एक समान था, एक आपका था अक्रा और दूसरा क्या था आपका लंदन। दो का टाइम क्या था? बिल्कुल एक समान था। और दो की राजधानी थी जो कि पेरिस, और एक था आपका अल्जीरियस। इन दोनों का जो समय था वो मानक समय से क्या था आपका, यानी ज्यादा था, यानी यानी प्लस करना पड़ता था। और इसी प्रकार है, एक आपका मैड्रिड है, एक बमाको, एक उआगादोगु। हाँ, इन तीनों की राजधानी ऐसी थी जो कि यानी आपका इस मानक समय से यानी पीछे के रूप में था, यानी वहाँ का टाइम जोन क्या करना था आपको, माइनस करना था ये। ठीक। तो इतनी ये सारी चीजें इससे रेखाओं से कोरिलेटेड हो गई आपकी। तो टीएमटी को ही प्रधान यमोत्तर रेखा कहा गया है। क्या नाम दिया गया इसको? प्रधान यमोत्तर
रेखा का। फिर बात आती है कि इसको प्राइम मेरिडियन क्यों कहा गया है? कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। प्राइम मेरिडियन क्यों कहा गया है? तो उत्तर देखिए क्या है, क्योंकि यही एक रेखा है जिसके आधार पर विश्व के सभी देशों का समय निर्धारित किया जाता है, इसीलिए नाम दे दिया जाता है इसको प्राइम मेरिडियन कहा गया है। इसीलिए इसीलिए क्या नाम दिया गया इसको? प्राइम मेरिडियन कहा गया है, क्योंकि इसी के बेस पे देखा जाए विश्व के जितने भी समय हैं उनका यानी निर्धारण किया गया, चाहे भारत है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे अल्जीरिया हो गया या फ्रांस हो गया, सबका मानक समय इसी से निर्धारित किया जाता है। मतलब क्या है कि इस रेखा से अगर कोई व्यक्ति दाहिनी ओर जाता है तो हमेशा घड़ी के सुई को क्या करता है, वो प्लस करता है, और लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो क्या करेगा, आपको माइनस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब क्वेश्चन इसी को दे दिया जाता है, अगर हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन दिशा है एंटी क्लॉकवाइज ना होकर के क्लॉकवाइज होता है, तब क्या कंडीशन होती है? तब यही जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी क्या हो जाता है आपका ये कि मतलब अगर हमारी पृथ्वी इस तरह से घूमती तो परिणाम क्या होता है, इधर जाने पर राइट हैंड साइड जाने पर घड़ी के सुई को माइनस करते, इधर जाने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक, दोनों ही कंडीशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है क्लॉकवाइज, एक है वर्तमान सिचुएशन पर, एक है जो कि कल्पना के रूप में पूछा जाता है ये। ठीक, तो आगे जब अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, तो उस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में इसको यानी हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे सारा चीज़। ठीक, तो इसको इतना नोट करवा देते हैं। लिखिए, हेडिंग डालेगा जीएमटी रेखा, जीएमटी रेखा। देखिए इस रेखा को, इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यमोत्तर के नाम से भी, के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने सर्वप्रथम हेरोडोटस ने विश्व के मानचित्र पर प्रधान यमोत्तर, विश्व के मानचित्र पर प्रधान यमोत्तर रेखा को दर्शाने का प्रयास किया था। यह रेखा, यह रेखा 3 महासागरों से होकर गुजरती है। नंबर एक, नंबर एक है, नंबर एक आर्कटिक महासागर। नंबर दो अटलांटिक महासागर।
नंबर 3 दक्षिणी महासागर। प्रधान या उत्तर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। नंबर 1 है यूरोप महाद्वीप। नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यूरोप महाद्वीप के मुख्यतः 3 देशों से होकर जाती है। नंबर 1 ब्रिटेन। नंबर 2 फ्रांस। नंबर 3 स्पेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप के मुख्यतः 4 देशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 अल्जीरिया। नंबर 2 माली। नंबर 3 बुर्किना फासो। नंबर 4 घाना। ब्रिटेन की राजधानी लंदन तथा घाना की राजधानी अक्रा पूर्णतः जीएमटी रेखा पर स्थित है। पूर्णतः जीएमटी रेखा पर स्थित है। लंदन का प्रमुख शहर ग्रेनविच लंदन का प्रमुख शहर ग्रेनविच जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी के नाम पर इसका नाम जीएमटी पड़ा, ग्रीनविच मीन टाइम। क्योंकि विश्व के सभी घड़ियों को यहीं के मानक समय से मिलाया जाता है। इसीलिए इसे प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं।
प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। डेवलप कंट्री थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे ये लोग, विश्व के अधिकतर अधिकतर देशों में अपना उपनिवेश था, इसलिए उन्होंने इसी को मान लिया है। भाई आप भी देखिए, अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाइए और किसी भी चीज़ को, फीचर्स को अपने यहाँ से मान, विशेषता को मान सकते हैं, तो सब लोग उसी का अनुसरण कर लेंगे। घाना तथा, नेक्स्ट में लिखिए, घाना तथा टोगो के बीच में जीएमटी विभाजन का कार्य भी करती है। घाना की प्रमुख झील पोल्टा के मध्य से यह रेखा गुजरती है। बोल्टा, यह रेखा गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कर्क रेखा तथा जीएमटी एक दूसरे को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भूमध्य रेखा तथा जीएमटी एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मकर रेखा तथा जीएमटी एक दूसरे को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करते हैं। इसी प्रतिच्छेद बिंदु के निकट उत्तर पश्चिम में सेंट हेलेना, अंडरलाइन कर लेगा इसको, सेंट हेलेना द्वीप स्थित है, जिस पर यूके की राजधानी, सॉरी, जिस पर यूके का अधिकार है। अठारह सौ पंद्रह में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट
को गिरफ्तार करके ब्रिटेन ने इसी निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया। जहां कुछ दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जीएमटी के पूरब ब्रैकेट में लिखिएगा दाहिनी ओर जाने पर घड़ी के सुई को आगे किया जाता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर ब्रैकेट में लिखिएगा बाईं ओर घड़ी के सुई को पीछे किया जाता है। विश्व के सभी देशों ने इसी सिद्धांत का अनुसरण किया है। विश्व के सभी देशों ने इसी सिद्धांत का अनुसरण किया है। जीएमटी नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। जीएमटी को यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे अंडरलाइन करेगा जुलू ब्रैकेट में लिखेगा जेड के नाम से भी जाना जाता है। जुलू के नाम से भी जाना जाता है। उन्नीस सौ बहत्तर से पहले 0 डिग्री देशांतर को उन्नीस सौ बहत्तर से पहले
0 डिग्री देशांतर को जीएमटी के नाम से जाना जाता था, जिसे अब यूटीसी या जेड टाइम, यूटीसी या जेड टाइम या जुलू टाइम, जेड टाइम या जुलू टाइम कहा जाता है, कहा जाता है। प्रत्येक प्रत्येक देशांतर पर, प्रत्येक देशांतर पर 4 डिग्री, प्रत्येक देशांतर पर 4 डिग्री, सॉरी, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट, 4 मिनट घड़ी को आगे पीछे किया जाता है। सर्वप्रथम 1884 में ब्रिटेन ने इस रेखा का निर्धारण किया। इस रेखा का निर्धारण किया तथा 1884 से 1972 तक इसे जीएमटी कहा जाता था, कहा जाता था। तो ये जीएमटी से रिलेटेड कुछ इसकी यानी महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि अगर पूछा जाए कि हमारे ग्लोब पर ये कब खींची गई है तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग इसको? 1872। हालांकि इससे पहले की बात करें कि हेरोडोटस ने इस बात की यानी प्रधानमोत्तर की यानी बातें की थी, ठीक। लेकिन तब उस समय का देखा जाए तो विश्व का जो मानचित्र था लीबिया, यूरोप, एशिया तक ही सीमित था, ठीक। तो एक यूनिवर्सल के रूप में देखा जाए तो आपका ये 1872 में किया गया और उसका नाम क्या दिया गया? जीएमटी। नाम कैसे पड़ा था? ग्रीनविच नाम का एक शहर है जो कि कहाँ पे स्थित है? आपका लंदन में स्थित है। बाद में ये हुआ कि अब जो जीएमटी है एक विशेष देश का दर्जा दे रहा है, जैसा कि इन्होंने कहा है ना कि अभी आपने पूछा है कि क्यों उसको नाम दिया गया, तो बाद में फिर इसी का नाम हुआ कि अब क्यों ऐसा करें जबकि ये पूरे विश्व का जब मानक समय है तो किसी एक देश का तो है नहीं है, तो इसलिए इसको 1972 में लोगों ने फिर क्या किया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया है। यानी अब क्या कर दिया इसको? यूटीसी। तो यूटीसी का पूरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यानी विश्व के यानी जो समय है उनका क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है ये, ठीक। तो इसलिए अब जीएमटी के नाम से ना दे करके इसको यानी यूटीसी के नाम से अब जाना जाने लगा ये, ठीक। और या इसी को जेड टाइम भी कहा जाता है, जेड टाइम, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जुलू टाइम भी कहते हैं हम लोग, ठीक। तो अभी इसको कई नाम से जाना गया है, यानी क्या क्या है देखिए, प्रधान ये उत्तर रेखा नाम जानेंगे, जेड टाइम का नाम है, जुलू टाइम है, यूटीसी है, जीएमटी है, तो ये सारी रेखाओं के बारे में है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए कितनी लंबाई है तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? 20,004 किलोमीटर लिख लीजिएगा। जीएमटी रेखा के कुल लंबाई, जीएमटी रेखा की कुल लंबाई 20,004 किलोमीटर है, 20,004 किलोमीटर है। इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा है,
इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा है। कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं करने के लिए, लिख लीजिएगा ताकि एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पिछला सब। विषु विषु को परिभाषित कीजिए। विषु को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार कौन कौन से हैं। विषु को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 2, अक्षांश तथा देशांतर। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार बताइए। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार बताइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कर्क तथा मकर रेखाएं, कर्क तथा मकर रेखाएं किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। ग्रीष्म अयनात क्या है। ग्रीष्म अयनात क्या है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लीप वर्ष की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट लिखिएगा, कॉपरनिकस, कॉपरनिकस, गैलीलियो, कॉपरनिकस, गैलीलियो और एक क्या नाम है, केपलर के प्रमुख योगदानों का वर्णन कीजिए। 10। इससे क्या होगा, एक पिछला आपका जितना छूटा है ना, एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, कंटिन्यू बन जाएगा। और कुछ थोड़ा सा एडिशनल इसमें ऐड करके भी अपने तरफ से भी करने का प्रयास करेगा, ठीक ना।